बच्चों, अपने वीडियो लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जो टॉपिक हमारा आगे का टॉपिक था जियोग्राफी में उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक के टॉपिक में ये जितने भी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस हैं उसको हमने देख लिया था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। रिसोर्सेस आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। यहाँ पर जो बातें डिस्कस की जा रही हैं वो रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की ज़रूरत क्या है इस बात को लेकर के डिस्कस की जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है। रिसोर्सेज के डेवलपमेंट का मतलब है उसे यूज के लायक बनाना, उसे यूज में लाना। तो रिसोर्सेज को किस तरह से हमें यूज में लाना चाहिए, उसका डेवलपमेंट किस तरह से किया जाना चाहिए, वो डेवलपमेंट हमारा रिसोर्सेस का वाइज यूज़ है और पूरे ह्यूमन बीइंग के बेनिफिट के लिए यूज है। उसमें किन किन चीज़ों का रोल्स होता है, उनका यूज़ करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इन सभी चीज़ों को हम एक साथ कम्युलेटिव फॉर्म में कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास। एक मिनट बच्चों। ब्रश के साइज को लेकर के मैं सोच रहा था। ओके, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स हमें ये बताते हैं कि रिसोर्सेस का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है। अब तक जो हमारा रिसोर्सेस के यूज का पैटर्न रहा है वो इनडिस्क्रिमिनेट यूज रहा है। तो रिसोर्सेस को हमने किस रूप में यूज किया? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। सिर्फ कुछ लोगों के ग्रिड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए? पूरे ह्यूमन काइंड के नीड को पूरा करने के लिए होना चाहिए, न कि कुछ इंडिविजुअल्स के, फ्यू इंडिविजुअल्स के ग्रिड को सेटिस्फाई करने के लिए होना चाहिए। और इसका रिजल्ट क्या रहा है कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस। दूसरी बात हमारे पास ये है कि जो रिसोर्सेस हैं वो उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स। सोसाइटी में कुछ लोगों के हाथ में ही ये रिसोर्सेस का कंसंट्रेशन हुआ है। यानी कि पूरी सोसाइटी में देखा जाए तो हमारे पास दो तरह के लोग हैं। पहला, जिनके पास रिसोर्सेस हैं, हैव्स, और दूसरे जिनके पास रिसोर्सेस नहीं हैं, हैव नॉट्स। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि रिच एंड पुअर। ओके, अब इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन रिसोर्सेज का जो हो रहा है उससे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस अराइज हो गया है। ये ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस क्या है? पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो फिनोमेनन पूरे वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड की पूरे पॉपुलेशन के लिए जो ऐसे कुछ घटनाएं हैं, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हमारे इकोलॉजी में एक डिस्टर्बिंग फैक्टर को शो करती हैं और पूरे ह्यूमन काइंड के लिए वो एक खतरे की बात है। तो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, इकोलॉजिकल क्राइसिस यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में क्राइसिस है और वो ग्लोबल लेवल पर है। तो इन्वायरमेंट में क्राइसिस हमारे जीने का, हमारे सस्टेनेंस के लिए क्राइसिस है।
देखते हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग यहाँ जो लिस्ट में दिया हुआ है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो इन सारे टर्म्स को आप जान रहे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो टेम्परेचर लेवल जो है हमारे एयर का, हमारे एटमॉस्फेयर का, वो राइज हो रहा है, कंटिन्यूसली राइज हो रहा है बिकॉज ऑफ सम CFCs गैसेस। वैसे कुछ गैसेस हैं जो कि रिलीज हो रहे हैं हमारे एयर में, जो कि एयर के टेम्परेचर को, हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो उन्हीं CFCs में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में जो गैसेस हैं वो हमारे ट्रोपोस्फेयर के ऊपर में जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट कर रहे हैं, उसके डेंसिटी को घटा रहे हैं, डेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी चीज़ों का जो रीज़न है वो है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमें डेवलपमेंट इस तरह से करना है कि सभी की ज़रूरतें पूरी हों, रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट होकर के ना रहें, और हमारा इकोलॉजी, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी सुरक्षित रहे। नेक्स्ट देखते हैं तो इस तरह से an equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace। तो इन सभी डिस्कशंस अभी जो हमने किया उससे यही बात पता चलती है कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन फ्यू हैंड्स के हाथ में नहीं होना चाहिए, वो सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होना चाहिए। इसे हम कहेंगे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो टॉपिक है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब ये है। ये क्यों जरूरी है? फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? ऐसा लाइफ जो कि हम खुद ही नहीं, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकें, और ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड जो कि हमारी इकोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज़ न कर रही हो, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ को बढ़ावा नहीं दे रही हो। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन, तो ये सारी बातें हो गई। तो इसलिए हमें इस तरह से यूज करना चाहिए कि प्रेजेंट ही नहीं बल्कि फ्यूचर को भी कंसिडर किया जा सके। अभी तो हम यूज कर लेंगे इनडिस्क्रिमिनेट वे में, लेकिन हमारे फ्यूचर में हमारे प्लेनेट का क्या होगा, इन सभी बातों को ध्यान में रख के यूज करना चाहिए, यानी कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना चाहिए। इन सभी बातों के लिए ज़रूरी क्या है? एक प्लानिंग की ज़रूरत है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है, उनमें कौन कौन से बातें आती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आती हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, अब ऐसा नहीं कि एक दिन खूब खा लिया उसके बाद के नेक्स्ट डे खाने के लिए है ही नहीं, तो दैट इज नॉट सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। और सिर्फ हमारे ही नहीं, ये सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस सभी तरह के लाइफ फॉर्म का राइट है इस धरती पर कि वे सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस करें, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जिए। तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट जो हमारा प्रोसेस होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ओके, डेवलपमेंट प्रोसेस जो हमारा होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए।
अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस की बात है, तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस यानी कि इस धरती पर हमारा जो जीवन हो वो बिल्कुल वेल मेंटेन्ड हो, वो वेल मेंटेन्ड हमारी सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करें और फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को भी ध्यान में रख करके हमारा सारा रिसोर्स यूज का पैटर्न हो, दैट इज सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में देयर शुड नॉट बी एनी डैमेज टू आवर एनवायरनमेंट। तो इसमें दो बातों का ध्यान रखना होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। एंड सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। हम अभी की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये एक इम्पोर्टेंट उसका एक कंपोनेंट है कि हमें इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ नहीं करना है रिसोर्सेज को, यानी कि अपने नीड्स को पूरा करना है बट फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को भी ध्यान में रखना है। तो दो बातें हो गई, without damaging the environment, development that is without damaging the environment, and second development that is not compromising with the needs of the future generation। अब हम लोग रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट के बारे में जानेंगे कि रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट 1992 जो हुआ था ये ब्राज़ील में हुआ था, रियो डे जेनेरियो में जून 1992 में। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था समिट वाज कन्वीन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। उस समय की परिस्थितियां वर्ल्ड की ऐसी थी कि पूरे वर्ल्ड को एकजुट होकर के दो बातों पर लड़ना था। पहला इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। तो इन टू प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए ही इस अर्थ समिट को कन्वीन किया गया था, अर्थ समिट को बुलाया गया था। तो आपको याद रखना है कि अर्थ समिट को कन्वीन करने का पर्पस क्या था? टू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना या उस पर डिस्कशन करना। पहला इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। अब इस समिट में जो भी लोग मौजूद थे, जो भी ग्लोबल लीडर्स मौजूद थे, वो दो डिक्लेरेशन पर उन्होंने साइन किया। उन दो डिक्लेरेशन का नाम भी आपको याद रखने हैं। पहला डिक्लेरेशन है कि डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। पहला डिक्लेरेशन जिस पर साइन की, सारी बातें आपको याद रखनी है कि पर्पस क्या था, किन डिक्लेरेशन पर साइनिंग हुआ, उसको याद रखना है। तो दो डिक्लेरेशन यहाँ पर जो आपको एनसीईआरटी की बुक कहती है उसको याद रखना है। टू डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पहला डिक्लेरेशन हो गया, और दूसरा क्या है? डिक्लेरेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इस तरह से ये दो डिक्लेरेशन पर आपको दिमाग में रखना है कि साइनिंग हुआ था। अब कुछ चीज़ों को इंडोर्स किया गया था, कुछ बातों को, कुछ प्लानिंग को एडॉप्ट किया गया था। तो पहला जो था वो था ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। इसे इंडोर्स किया गया था या एडॉप्ट किया गया था, आप कह सकते हो। और दूसरा चीज़ कि एजेंडा 21। तो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल पहला याद रखेंगे कि इन दो बातों पर सहमति बनी। पहला, इन दो बातों को इंडोर्स किया गया या एडॉप्ट किया गया, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल
एंड एजेंडा 21। एजेंडा 21 का यहाँ मतलब है 21st सेंचुरी, और इस 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना पर्पस था एजेंडा 21 का। अब इस एजेंडा 21 को थोड़ा देख लेते हैं। तो एजेंडा 21 इस सम्मेलन में हुआ था, इस समिट में हुआ था। इसका एम क्या था? इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एम क्या था? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बच्चों आप याद रखेंगे, व्हाट वाज द एम ऑफ एजेंडा 21? द एम ऑफ एजेंडा 21 वाज अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे आएगा? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज, इन सभी चीज़ों से लड़ना होगा। इन सभी चीज़ों से लड़ने का जो उपाय और तरीका एजेंडा 21 में बताया गया था, वो था थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कैसे लड़ना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे लाना है, इसका क्या उपाय बताया गया? इसका उपाय बताया गया कि इन्वायरमेंटल डैमेज पर, पॉवर्टी, डिजीज, ये सारे जो चीज़ें हैं इस पर ग्लोबल कोऑपरेशन करना है। लेकिन ग्लोबल कोऑपरेशन कहाँ पर होगा? जहाँ हमारे इंटरेस्ट मिलते हों। तो चूँकि ये कॉमन इंटरेस्ट की बात है पूरे वर्ल्ड के लिए, कॉमन इंटरेस्ट यानी कि इसमें सबका हित है, म्यूचुअल नीड्स, एक दूसरे की ज़रूरत, एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि इन सभी बड़े बड़े मोटे मोटे जो वर्ड्स हैं उनका कहना यही है कि सबकी ज़रूरत है और सबको मिलकर के इनसे लड़ना है ग्लोबल लेवल पर। एक इम्पॉर्टेंट बात इस एजेंडा 21 में ये था कि डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्लानिंग लोकल लेवल पर करना है। तो हर एक देश के जो अपना लोकल गवर्नमेंट होगा, हर एक कंट्री लेवल पर करना है, और कंट्री अपने स्टेट लेवल पर करेगी, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करेगी, यानी लोकल से लोकल लेवल पर एजेंडा 21 ड्रॉ करना है, और उसके अनुसार फिर वर्ल्ड लेवल के मेजर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो सारी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? आई होप कि क्लियर है सारा चीज़। अब हम लोग रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं, रिसोर्स प्लानिंग को समझते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग हमारा क्या होता है। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस का जुडिशियस यूज कैसे करना है, कैसे बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आप यूज कर सकते हो। जुडिशियस यूज का मतलब ये है कि ऐसा यूज जो आपके रेशनली पर बेस्ड ऑन, इरेशनल तरीके से आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, यूज कर रहे हो बस जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर दे, बस उतना ही। दैट इज़ द जुडिशियस यूज। यदि आप वाटर को नहाने के लिए आप अपना बाथरूम में यूज करते हो और उसे नहाने के पर्पज़ से ओपन किया टैप को और फिर उसको क्लोज कर दिया, तो आप सिर्फ नहा रहे हो ना, स्नान कर रहे हो, उसके बाद भी यदि आप उसे ओपन रखते हो तो दैट इज़ नॉट द जुडिशियस यूज ऑफ वाटर। तो वाटर को जुडिशियस यूज करना है। इसे जुडिशियस यूज करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, उस स्ट्रेटजी को कहेंगे रिसोर्स प्लानिंग। तो ये रिसोर्स प्लानिंग जो है ये ज़रूरी हो जाता है भारत जैसे देश में। एनसीईआरटी कहता है कि क्यों ज़रूरी हो जाता है भारत जैसे देश में, कि इंडिया विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। हमारे पास रिसोर्सेस हैं, बट उन रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी में, उनकी उपलब्धता में डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी किस रूप में है? तो देयर आर
regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. तो कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनके पास कुछ खास तरह के रिसोर्सेज, सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज में वो रीजन्स काफ़ी मजबूत हैं, रिच हैं, लेकिन दूसरे तरह के रिसोर्सेज उनके पास नहीं। हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स इस बात की। और कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं, देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कि ओवरऑल यदि रिसोर्सेज की बात की जाए तो ओवरऑल रिसोर्सेज में वे सेल्फ सफिशिएंट हैं, लेकिन कुछ फिर वैसे रीजन्स हैं जहाँ ओवरऑल रिसोर्सेज की कमी है। तो एग्जाम्पल्स के तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं। जो एनसीईआरटी कहता है कि स्टेट्स का नाम दिया हुआ है, जैसे जो स्टेट्स हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। तो ये सारे में रिसोर्सेज की एबिलिटी क्या है, अच्छी मात्रा, अच्छी खासी मात्रा में है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में वाटर अबंडेंस अमाउंट में है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी तक। ओके, तो वहाँ पर वाटर रिसोर्स का डेवलपमेंट एक प्लानिंग के तहत करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पहले करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का मतलब आप समझ रहे हो, रिसोर्स को डेवलप करने के लिए कम्युनिकेशन वगैरह के जो फैक्टर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। रोड बनाना और भी सारी चीज़ें हैं, एक्सेस, उसको एक्सेसिबल बनाना। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सोलर एंड विंड एनर्जी तो काफ़ी मात्रा में है, सोलर एंड विंड एनर्जी, लेकिन वाटर रिसोर्स नहीं है। तो यानी एक काइंड का रिसोर्सेस है तो दूसरे काइंड का नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में केस क्या था कि रिसोर्सेस एक था, वाटर रिसोर्सेस, लेकिन उसको डेवलप करने का उपाय नहीं था। ठीक है, राजस्थान में क्या बात हो रही है कि सोलर और विंड एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दूसरे तरह के रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस नहीं है। वहीं लद्दाख के केस को बताया गया है कि लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इसके पास रिच कल्चरल हेरिटेज है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें इसके पास नहीं है। वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब वाइटल मिनरल्स, कुछ भी उस तरह की चीज़ें नहीं है। तो सिर्फ कल्चरल हेरिटेज तो है, जिससे कि इसको एक बिल्कुल ही गौरवपूर्ण इतिहास अपना कर सकते हो, कल्चरल हेरिटेज है। तो इन सभी एग्जाम्पल्स को देखने से ये पता चलता है कि हमें प्लानिंग करना पड़ेगा इंडिया के लिए, खासकर कि हर एक रीजन के रिसोर्सेज को किस तरह से डेवलप किया जाए, और एक जगह के रिसोर्सेज को इस तरह से डेवलप किया जाए ताकि दूसरे रीजन की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। तो इसलिए एक बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत होती है। बैलेंस्ड प्लानिंग रिसोर्स नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल, यानी कि लोकल लेवल पर प्लानिंग करेंगे और वो प्लानिंग जो है वो रीजनल लेवल पर एक वो यूनाइट होना चाहिए। ओरिजिनल लेवल की प्लानिंग स्टेट लेवल की प्लानिंग को बनाना चाहिए, और सारे स्टेट लेवल की प्लानिंग एक हारमोनियस वे में नेशनल लेवल की प्लानिंग बनाना चाहिए। एक बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग होना चाहिए। अब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग को देखते हैं। थोड़ा पेज ऊपर हो गया। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग को देखते हैं हम। Resource planning is a complex process which involves identification and inventory of resources across the regions of the country. सबसे पहले यहाँ ये बताया गया है कि रिसोर्स प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना भी आसान नहीं है, काफ़ी लंबी खिचड़ी पकानी पड़ती है। तो कौन कौन सी खिचड़ी यहाँ पकानी है
उसके बारे में बताया गया। तो 3 बातों को बताया गया, यानी रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या शामिल हैं, रिसोर्स प्लानिंग के प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व हैं, वो यहाँ पर आपको बताया गया है। तो रिसोर्स प्लानिंग में सबसे जो फर्स्ट है, सबसे जो पहला प्रोसेस है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेस अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो फर्स्ट क्या है कि अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री के सारे रीजन्स में कहाँ पर कौन सा रिसोर्स है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेस। सेकेंड थिंग हमारा है, तो इस आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री के लिए सर्वेइंग, मैपिंग, एस्टिमेशन, मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। सेकेंड पॉइंट है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोड विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। तो एक बार सर्वे हो गया, एक बार हमने क्वांटिटी को डिटरमाइन कर लिया कि कहाँ कितने रिसोर्सेस हैं। अब उसको डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए, टेक्नोलॉजी, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को लाया जाए, जो ह्यूमन फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे उनको उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, और इंस्टीट्यूशनल सेटअप, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। विदाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप रिसोर्स को डेवलप का या उसे यूज में लाने का प्रोसेस आप नहीं कर सकते हैं। थर्ड चीज़ है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स अभी मैंने जस्ट बताया था कि लोकल लेवल से स्टार्ट होना चाहिए, रीजनल लेवल में जाकर के वो सारे मैच करने चाहिए। रीजनल लेवल का हर जो है वो मिला करके स्टेट लेवल में हारमोनियस वे में मिलना चाहिए, और स्टेट लेवल की चीज़ें फिर नेशनल लेवल की चीज़ें हारमोनियस वे में होनी चाहिए। तो रिसोर्स प्लानिंग डेवलपमेंट प्लान्स को नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसका पर्पस है ताकि पूरे कंट्री का एक सही तरीके से डेवलपमेंट हो सके। अब इंडिया की बात किया जाए कि जो मेन टॉपिक हमारा है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, तो इंडिया में प्लानिंग एनसीईआरटी कहता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आफ्टर इंडिपेंडेंस लॉन्च हुआ, वहीं से इंडिया के प्लानिंग की शुरुआत हो जाती है कि इंडिया के प्लानिंग का पर्पस क्या था। ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान या जो भी 5 ईयर्स प्लान है, उनके पर्पस ही थे कि जो भी रिसोर्सेस हैं उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना, पॉवर्टी दूर करना, दैट मीन्स कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाना। तो रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसोर्स प्लानिंग ही इनका लास्ट मोटो था। किसी भी रीजन के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो कि उस रीजन में रिसोर्सेज पाए जाएं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हमारा होना चाहिए, रिसोर्सेज पाए जाएं। अब रिसोर्सेज पाए जाएं और साथ में टेक्नोलॉजी भी में भी करस्पॉन्डिंग चेंज हो, इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी हो, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हमारा प्रोसेस में हुआ। तो प्रोसेस में इंडिया में कैसे हुआ, तो यहाँ कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री को बताया गया है कि इंडिया में जब ब्रिटिश आए तो उसके बाद धीरे धीरे इन सभी चीज़ों की तरफ ध्यान गया। इन सभी चीज़ों को, चूँकि उनका पर्पस था यहाँ आने का, इंडिया के इन रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना। तो उस समय जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो काफ़ी डेवलप्ड स्टेज में पहुंच चुके थे। जो बाकी कंट्रीज़ के तुलना में, वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखा जाए तो उनके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा था। तो वे यहाँ पर आए और यहाँ का टेक्नोलॉजी को लाए,
ठीक है, इंस्टीट्यूशंस को भी क्रिएट किया उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया। तो और धीरे धीरे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन या यूज, आप जिस रूप में भी बोले, एक्चुअल में तो उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन ही किया था, तो वो स्टार्ट हुआ। एक मिनट, ये अचानक से ऊपर चला जाता है। एनसीईआरटी की लास्ट लाइन को पढ़ते हैं, अबाउट इंडियाज रिसोर्स प्लानिंग। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experiences of the people। तो इंडिया में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है तो है, बिल्कुल है, और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कई स्टेजेस में हुआ, एजुकेशन कई स्टेजेस में आया, और इन सब में हमारा जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है उसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आगे देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेज के कंजर्वेशन का पहले देख लेते हैं, वीडियो का लेंथ क्या हो रहा, अदरवाइज वी विल स्टडी दिस नेक्स्ट टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।